तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। हम लोग क्लास 12th के एक शानदार चैप्टर, वो केमिस्ट्री का ही चैप्टर है जिसका नाम है सॉल्यूशन, और ये यूनिट नंबर 2 है। ठीक है, इसी के सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं और हम लोग पिछले 5 वीडियो से सॉल्यूशन को पढ़ रहे हैं। ये छठा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉर्मलिटी और मोलारिटी का कुछ छोटा सा कंसेप्ट, और साथ ही इसमें हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी क्या है और सॉल्युबिलिटी कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन सी बातों पर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन यदि आप लोग पिछला वीडियो 5 नहीं देखे हैं तो जाकर पाँचों वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म जैसे मोलारिटी, नॉर्मलिटी, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास वॉल्यूम परसेंट, पीपीएम जैसे टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं। ठीक है, तो यदि चाहते हैं कि मेरा सॉल्यूशन का बेस मजबूत हो तो प्लीज़ जाइए और पिछला वीडियो देखिए। हम लोग इसके जस्ट पिछले वीडियो में मोलारिटी और नॉर्मलिटी को समाप्त किए थे। उसमें एक छोटा सा नोट बाकी रह गया है, उसको पहले कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद सॉल्युबिलिटी को स्टार्ट किया जाएगा। तो पहले हम लोग ध्यान देंगे नोट पर। क्या नोट है? हम दो सॉल्यूशन लेते हैं और दो सॉल्यूशन में से ये फर्स्ट सॉल्यूशन एसिडिक है, एसिडिक मतलब अम्लीय है, और दूसरा सॉल्यूशन है बेसिक मतलब क्षारीय। ठीक है, इसमें अम्लीय सॉल्यूशन है, इसमें क्षारीय सॉल्यूशन है। अम्लीय सॉल्यूशन की मोलारिटी Ma है, A मतलब एसिडिक मोलारिटी, और इसका आयतन भी A है। और क्षारीय सॉल्यूशन की मोलारिटी Mb है और इसका आयतन भी B है। यदि हम दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिला दें तो एक नए सॉल्यूशन की प्राप्ति होगी, एक नए सॉल्यूशन का प्राप्ति होगा, माने एक नया सॉल्यूशन बनेगा। जो नया सॉल्यूशन बनेगा इसकी मोलारिटी क्या होगी ये बताना है। सेकेंड बात कि इस सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा। नेचर मतलब ये सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, क्योंकि हम एसिडिक और बेसिक दोनों सॉल्यूशन को मिलाएंगे तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई इसका नेचर आएगा, या तो एसिडिक हो सकता है, या तो बेसिक हो सकता है, या तो न्यूट्रल हो सकता है। तो तीनों में से कौन सा होगा ये हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, इसे समझने के लिए इस सॉल्यूशन की मोलारिटी और नेचर निकालने के लिए हमको 3 केसेस बनाना पड़ेगा। कौन कौन से केसेस बनेंगे ध्यान दीजिएगा इधर। फर्स्ट केस क्या बनने वाला है, केस नंबर 1, कि यदि एसिडिक सॉल्यूशन का आयतन बेसिक सॉल्यूशन से ज़्यादा रहे, मतलब ये अगर 5 लीटर है तो ये 4 लीटर हो, यदि ये 10 लीटर है तो ये 8 लीटर हो, मतलब इससे ये कम रहे यानी इससे ये ज़्यादा रहे। तो यदि Va ज़्यादा होगा Vb से, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जो सॉल्यूशन का नेचर होगा, जो नया सॉल्यूशन बनेगा वो एसिडिक ही होगा। क्यों एसिडिक होगा? सोचिए कि अगर ये 5 लीटर है, ये 4 लीटर है, तो 4 लीटर इस 4 लीटर को न्यूट्रल कर देगा, मतलब 4 लीटर बेसिक और 4 लीटर एसिडिक मिलकर आपस में न्यूट्रल हो जाएंगे, यानी वो न्यूट्रल हो जाएगा, उसका कोई नेचर नहीं होगा। लेकिन 1 लीटर एसिडिक का तो बचेगा सॉल्यूशन में, तो जो 1 लीटर सॉल्यूशन में बचेगा वही राज करेगा, पूरे सॉल्यूशन को कैसे बना देगा, एसिडिक बना देगा। ठीक है, अब बात आई कि अगर सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो फिर इस सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या होगी। तो मोलारिटी निकालने के लिए जिस सॉल्यूशन का आयतन ज़्यादा है उसके मोलारिटी और आयतन में गुणा करके, यानी इसका ज़्यादा है और इसका कम है, तो Ma Va इन दोनों में गुणा करके घटा देना है, इन दोनों में गुणा करके Mb इंटू Vb और बटे भाग दे देना है टोटल आयतन से Va प्लस Vb। तो ये निकल जाएगा फर्स्ट केस का मोलारिटी। ठीक है, अच्छा, सेकेंड केस क्या है, केस नंबर 2, यदि बेसिक ज़्यादा हो जाए एसिडिक से, मतलब ये 4 लीटर और ये हो जाए 6 लीटर, मान लेते हैं ये 6 लीटर ये 4 लीटर, तो 6 लीटर ज़्यादा हो गया 4 लीटर से, यानी यहाँ पे Vb ज़्यादा है Va से, यानी बेसिक सॉल्यूशन का आयतन ज़्यादा है एसिडिक से। अगर ये कंडीशन हो तब सॉल्यूशन का जो नेचर होगा वो बेसिक होगा। कैसा होगा? बेसिक। जो नया सॉल्यूशन प्राप्त होगा, न्यू सॉल्यूशन का नेचर जो होगा वो बेसिक होगा। ये न्यू सॉल्यूशन है,
ये न्यू सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन फर्स्ट, सोल्यूशन सेकंड, और जो दोनों मिलाकर बना न्यू सोल्यूशन। तो न्यू सोल्यूशन का जो नेचर आएगा वो कैसा आएगा, बेसिक आएगा। बेसिक क्यों आया, क्योंकि इस नए सॉल्यूशन में बेसिक सॉल्यूशन की क्वांटिटी ज़्यादा बचेगी। ये 4 लीटर, इसके 4 लीटर को न्यूट्रल कर देगा, इसमें बचेगा इसका 2 लीटर, तो 2 लीटर ही इस सॉल्यूशन में राज करेगा। ठीक है। अगर मोलारिटी को निकालने के लिए बोले, जो नया सॉल्यूशन प्राप्त हुआ उसकी मोलारिटी mn का मतलब न्यू मोलारिटी, न्यू सॉल्यूशन की मोलारिटी, तो पहले ये ज़्यादा था तो ज़्यादा वाला में से कम वाला को घटाकर आयतन से भाग देते थे, लेकिन अब ये ज़्यादा है ये कम है, तो अब उल्टा कर देंगे, mb इंटू वी बी माइनस ma इंटू वी ए बटे वी ए प्लस वी बी, ये कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, मोलारिटी। ठीक है। अच्छा, तीसरा केस है, केस नंबर थर्ड केस है कि अगर वी ए बराबर आ जाए वी बी, मतलब एसिडिक सॉल्यूशन का आयतन बेसिक सॉल्यूशन के आयतन से बराबर आ जाए, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन न्यू सॉल्यूशन का नेचर होगा, न्यू सॉल्यूशन का नेचर जो होगा भैया, जो न्यू सॉल्यूशन का नेचर होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि उदासीन हो जाएगा। अब ये भी 5 लीटर, ये भी 5 लीटर, तो 5 लीटर मिलाएगा तो 5 लीटर एसिडिक 5 लीटर बेसिक को ख़त्म कर देगा, जिससे न्यू सॉल्यूशन का जो नेचर होगा वो उदासीन हो जाएगा। अब इसकी मोलारिटी अगर कोई निकालने के लिए बोले, न्यू सॉल्यूशन की मोलारिटी, तो ये 0 आएगा, क्योंकि किसी में से किसी को घटाइएगा तो ऊपर 0 आ जाएगा, बट टोटल आयतन, तो इस तरह न्यू सॉल्यूशन की जो मोलारिटी होगी वो 0 हो जाएगी। तो कई बार ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछा जा सकता है कि यदि एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन दोनों का आयतन सेम हो जाए तो न्यू सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, और साथ ही साथ न्यू सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या होगी। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन है, आप इसे ध्यान से उतार लीजिए। उतार लिए होंगे। देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है छोटू आज का, वो है रिलेशन बिटवीन मोलारिटी और नॉर्मलिटी। मतलब हम लोग नॉर्मलिटी और मोलारिटी में रिलेशन देखने वाले हैं कि अगर मोलारिटी दिया हो तो नॉर्मलिटी कैसे निकालेंगे, और नॉर्मलिटी दिया हो तो मोलारिटी कैसे निकालेंगे। देखिए, आपको 3 तरह के कंडीशन के लिए दे सकता है। मतलब एक दे सकता है एसिडिक सॉल्यूशन हो तो उसका नॉर्मलिटी दे देगा, मोलारिटी पूछेगा, या मोलारिटी दे देगा तो नॉर्मलिटी पूछेगा। या तो बेसिक सॉल्यूशन के लिए पूछ सकता है, बेसिक सॉल्यूशन मतलब क्षारीय सॉल्यूशन, और दूसरा साल्ट सॉल्यूशन के लिए भी पूछ सकता है। तो ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 केसेस पूछे जा सकते हैं इसमें, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड केसेस। देखिए, नॉर्मलिटी और मोलारिटी में एक ही फार्मूला है, यहाँ पे याद रखिएगा, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होगा मोलारिटी गुणे एन फैक्टर। क्या होगा, एन फैक्टर। याद रखना है, ये फार्मूला आप याद रखते हैं तो बाकी तीनों कंडीशन पे लागू हो जाएगा। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी गुणे एन फैक्टर। अब बताइए कि एन फैक्टर ही आपको समझना है अलग अलग केसेस में। मतलब एसिडिक सॉल्यूशन में एन फैक्टर क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन में एन फैक्टर क्या होगा, और साल्ट सॉल्यूशन में एन फैक्टर क्या होगा। अगर हम इसमें लिखें तो एन इज इक्वल टू एम, और एन फैक्टर का मतलब होता है बेसिसिटी। और याद कीजिए, कल ही हम वीडियो में बेसिसिटी बताए थे, किसी एसिड का बेसिसिटी कैसे निकालेंगे, यानी भास्मिकता कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे जो एन फैक्टर होगा वो हो जाएगा भास्मिकता। जैसे HCl की भास्मिकता कितनी होगी, H एक है ना, तो इसकी भास्मिकता जो होगी 1 होगी। H2SO4 है तो इसकी भास्मिकता कितनी होगी, 2 होगी, कल बताए थे। अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो इसमें नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी गुणे एन फैक्टर के जगह पे हो जाएगा SCDT। और एसिडिटी को हम हिंदी में अम्लीयता कहते हैं, और ये अम्लीयता आप लोग जानते हैं। ठीक है। जैसे NaOH का कोई पूछे अम्लीयता तो इसमें OH की संख्या 1 है, MgOH का होल ट्वाइस का कोई पूछे तो इसमें OH की संख्या 2 है, तो इसकी अम्लीयता हो जाएगी, ये इसकी एसिडिटी हो जाएगी, और ये इसकी बेसिसिटी हो जाएगी। ठीक है। और सॉल्ट के लिए क्या होगा, N इज इक्वल टू M गुणे, अब N फैक्टर के जगह पे यहाँ पे रख देंगे नंबर ऑफ मेटल गुणे वैलेंसी। ठीक है, ये हो जाएगा पूरा एन फैक्टर। जैसे NaCl एक सॉल्ट है, तो इसका अगर दिया हो तो इसमें नंबर ऑफ मेटल 1 है, तो मेटल 1 है, आगुणे इसकी वैलेंसी भी 1 है, तो टोटल इसकी
एन फैक्टर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये तीनों कंडीशन के लिए 3 फार्मूला है। वैसे फार्मूला एक ही है, एन इज इक्वल टू एम गुणे एन फैक्टर, बट इसको हम 3 तरह के फार्मूला में कन्वर्ट कर दिए। एन फैक्टर का मान यहाँ पे बेसिसिटी होगा, यहाँ पे एसिडिटी होगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ मेटल मतलब मेटल की संख्या गुणे वैलेंसी होगी। ठीक है, जल्दी से उतारिए इसे, इस पर हम क्वेश्चन कराते हैं। मिटा दें, फार्मूला याद कर लिए होंगे। चलिए तो मिटाते हैं और इस पर हम क्वेश्चन करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है ये देखना है। क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2m मतलब 2 मोलारिटी H2SO4 सॉल्यूशन की नॉर्मालिटी निकालें। नॉर्मालिटी क्या होगी ये बताना है। ठीक है, नॉर्मालिटी क्या होगी ये बताना है। तो यहाँ पे मोलारिटी दे चुका है, यहाँ पे मोलारिटी दे रखा है और आपसे नॉर्मालिटी पूछ रहा है। और H2SO4 सॉल्यूशन, यहाँ पे देखिए H2SO4 ये एसिड है और एसिडिक सॉल्यूशन दे रहा है। तो सबसे पहली बात कि ये एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन, तो यहाँ पे N इज इक्वल टू एम गुणे बेसिसिटी होगी। ठीक है, ये फार्मूला होगा। N निकालने के लिए पूछ रहा है तो N छोड़ देंगे, M कितना है 2, इसकी बेसिसिटी 2 होगी, तो 2 गुणे 2 4 N आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं आप। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बेसिक वाला। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बेसिक वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3.6 चाहे इसको 2.6 n MgOH का होल ट्वाइस सॉल्यूशन की मोलारिटी निकालें। मोलारिटी क्या होगी ये बताना है। तो यहाँ पे आपको नॉर्मालिटी दे चुका है और सॉल्यूशन जो है ये बेसिक है। देखिए OH आ रहा है तो बेसिक सॉल्यूशन है, तो नॉर्मालिटी का फॉर्मूला होगा m गुणे बेस है, तो यहाँ पे एसिडिटी होगा। अभी बताए थे एसिडिटी। n आपको दे रखा है m निकालने के लिए बोल रहा है, तो n रख देंगे 2.6, m छोड़ देंगे वैसे ही। इसकी एसिडिटी होगी जितना OH की संख्या है, तो 2 हैगा, OH 2 है तो यहाँ पे 2। अब m निकालने के लिए इसको भाग दे देना है, तो 2.6/2 इज इक्वल टू m। तो इसको जैसे भाग दीजिएगा तो यहाँ पे m इज इक्वल टू आ जाएगा 1.3 m आंसर ये। ठीक है, अच्छा एक एसिडिक एक साल्ट पे भी कर लेते हैं, इसको मिटाते हैं। एक साल्ट पर भी कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है साल्ट पर, क्वेश्चन नंबर 3 3.5 m मोलारिटी दे रखा है। NaCl सॉल्यूशन, ये सॉल्ट सॉल्यूशन है, चूंकि NaCl सॉल्ट है, सॉल्यूशन की नॉर्मालिटी क्या होगी, नॉर्मालिटी क्या होगी, नॉर्मालिटी बताना है। तो सॉल्ट सॉल्यूशन के लिए नॉर्मालिटी इज इक्वल टू मोलारिटी गुणे नंबर ऑफ मेटल मतलब मेटल की संख्या गुणे उस मेटल की वायलेंसी, यही लिखना है। ठीक है, नॉर्मालिटी निकालना है तो उसको छोड़ देंगे। मोलारिटी दे रखा है 3.5, नंबर ऑफ मेटल इस सॉल्ट में एक ही है, केवल सोडियम 1, अगुणे सोडियम की वायलेंसी 1, तो यहाँ पे 3.5 n आंसर आएगा। ठीक है, तो नॉर्मालिटी कितना आ गया 3.5। तो इस तरह आप मोलारिटी किसी सॉल्यूशन की दी हो तो नॉर्मालिटी निकाल सकते हैं, और नॉर्मालिटी किसी सॉल्यूशन की दी हो तो मोलारिटी निकाल सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग सीख चुके होंगे। इसे नोट करें, हम सॉल्युबिलिटी पर चलते हैं। तो पूरे तरीका से आपका नॉर्मालिटी और मोलारिटी खत्म हुआ, पूरे कॉन्सेंट्रेशन टर्म खत्म हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी को हिंदी में विलियता कहा जाता है, याद रखिएगा। क्या होता है भैया सॉल्युबिलिटी? यदि हम किसी सॉल्यूशन का ताप और दाब मतलब टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स रखें, क्या रखें? फिक्स। डिफिनीशन आप लोग खुद से लिखिएगा, ठीक है, हम केवल आपको समझाएंगे। तो यदि ताप और दाब फिक्स रखा जाए किसी सॉल्यूशन की, तो किसी सॉल्यूशन में घुले हुए सॉल्यूट के अधिकतम मास को, मतलब कितना ज़्यादा उसमें सॉल्यूट घुला हुआ है, उसी को बोला जाता है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, यदि ताप और दाब फिक्स रखा जाए तो किसी सॉल्यूशन में घुले
किसी सॉल्यूशन में घुले सॉल्यूट के अधिकतम मात्रा को, अधिकतम मैक्सिमम क्वांटिटी को, मात्रा को ही क्या कहा जाता है, सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। याद रखिएगा, मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में अधिकतम सॉल्यूट के 5 ग्राम ही घुला सकते हैं, 5 ग्राम ही सॉल्यूट घुला सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सॉल्यूशन की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो 5 ग्राम होगी। ठीक है, तो किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के घुले हुए अधिकतम मात्रा, मतलब कितना ज़्यादा उसमें घुलाया गया है, उस अधिकतम क्वांटिटी को ही बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, चलिए सॉल्युबिलिटी इसे मिटा दें, आप लिखते चलिएगा। सॉल्युबिलिटी 2 तरह के, वैसे 3 तरह के होते हैं, लेकिन हमें 2 ही तरह के पढ़ने हैं। एक पढ़ना है कि यदि हम किसी लिक्विड में, लिक्विड मतलब द्रव, किसी द्रव में ठोस को घुलाते हैं, किसी द्रव में हम सॉलिड को घुलाते हैं, तो एक ये सॉल्युबिलिटी होगी। इसे बोला जाता है द्रव में ठोस की विलयता, क्योंकि लिक्विड सॉल्वेंट होगा और ठोस क्या होगा, सॉल्यूट होगा। लिक्विड सॉल्वेंट और ठोस सॉल्यूट, तो इसको बोलेंगे किसी लिक्विड में सॉलिड की सॉल्युबिलिटी। ये फर्स्ट नंबर हो गया। सेकेंड होता है किसी लिक्विड में, मतलब किसी द्रव में हम किसी गैस को घुलाएं, तो इसे कहा जाएगा किसी लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी। आप गैस को घुला रहे हैं तो लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी कही जाएगी। और थर्ड नंबर होगा अगर आप किसी लिक्विड में, यदि आप किसी लिक्विड में लिक्विड को घुला रहे हैं तो इसे कहा जाएगा किसी लिक्विड में लिक्विड की सॉल्युबिलिटी। मतलब हम लिक्विड सॉल्वेंट में लिक्विड सॉल्यूट को घुलाएंगे तो लिक्विड में लिक्विड की सॉल्युबिलिटी, मतलब द्रव में द्रव की सॉल्युबिलिटी। अगर हम लिक्विड सॉल्वेंट और गैस सॉल्यूट लेते हैं तो इसमें इसको घुलाएंगे तो बोलेंगे किसी द्रव में गैस की सॉल्युबिलिटी, और ये होगा किसी द्रव में ठोस की सॉल्युबिलिटी। तो हमें इसके बारे में चर्चा करना है, इसके बारे में चर्चा करना है, इसके बारे में नहीं करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे किसी द्रव में गैस की सॉल्युबिलिटी। पहला है 1 नंबर, किसी द्रव में, द्रव मतलब लिक्विड में गैस की विलयता, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहा जाएगा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉरी, यहाँ पे गैस नहीं, ठोस की पहले पढ़ेंगे। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो ये फर्स्ट सॉल्युबिलिटी टर्म है। तो इसका डिफिनीशन कैसे देंगे, तो किसी लिक्विड सॉल्वेंट में ठोस सॉल्यूट, किसी लिक्विड सॉल्वेंट में मतलब द्रव सॉल्वेंट में सॉलिड सॉल्यूट के घुले हुए अधिकतम मात्रा को ही बोलते हैं द्रव में ठोस की विलयता, यानी सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अच्छा ये तो डिफिनीशन हो गया। द्रव में ठोस की सॉल्युबिलिटी किन किन बातों पर निर्भर करती है? द्रव में ठोस की सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक देखना है। मतलब ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो इसमें अलग अलग बात हो सकता है। जैसे फर्स्ट नंबर हो सकता है इसमें, एक होगा नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, पहला बात पर डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। कैसे डिपेंड करेगा? यदि 2 चीज़ होगी, यदि आप अगर सॉल्वेंट आप लेते हैं तो सॉल्वेंट यदि पोलर है, सॉल्वेंट क्या है, पोलर है, तो इस सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट ही घुलेगा। क्या घुलेगा? अगर पोलर सॉल्वेंट आप लेते हैं तो उस पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट ही घुलेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई पोलर सॉल्वेंट H2O एक पोलर सॉल्वेंट है, तो इस H2O में केवल पोलर सॉल्यूट ही घुलेगा। जैसे NaCl हो गया, NaCl पोलर होता है तो पोलर में घुलेगा। लेकिन यदि ये सॉल्वेंट नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर अगर सॉल्वेंट होता है तो इसमें नॉन पोलर ही सॉल्यूट घुलेगा। इसमें नॉन
पोलर ही सॉल्यूट घुलेगा। जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट में बेंजीन आ जाएगा, बेंजीन, और नॉन पोलर सॉल्यूट में शुगर हो सकता है, CCl4 हो सकता है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर सॉल्यूट घुलेगा और पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट घुलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर की बात करें तो ये दोनों एक दूसरे के लाइक डिजॉल्व लाइक पर काम करते हैं, यानी जैसा को तैसा। पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट घुलेगा और नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर सॉल्यूट घुलेगा। ठीक है, जैसे आप लोग सुने भी होंगे कि जैसा आदमी होता है वैसे ही आदमी के साथ रहता है। जैसे लोग होते हैं उसी कंपनी में, यानी उसी माहौल में रहते हैं। सड़ा हुआ आम होगा तो सड़ा हुआ दूसरे को भी बना देगा। तो यहाँ पे जैसा को तैसा, तो पोलर पोलर में घुलेगा और नॉन पोलर नॉन पोलर में घुलेगा। बात समझ में आई? ये पहली बात हो गई, इसमें आप लोग लिखते चलिएगा। सेकेंड नंबर है टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब ताप। तो ये दूसरी बात पर डिपेंड करता है, ताप पर। पहला नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट और दूसरा है टेम्परेचर। अच्छा, ये टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? देखिए, टेम्परेचर में दो केसेस होते हैं। यदि सॉल्युबिलिटी, यहाँ पे लिखते हैं, यदि सॉल्युबिलिटी का केस आए तो दो तरह का होगा इसमें। एक होगा कि यदि टेम्परेचर की प्रक्रिया एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक, और एक है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक को बोलते हैं उष्मा छेपी, इसको हिंदी में कहा जाता है उष्मा छेपी, और इसे कहा जाता है उष्मा शोषी। तो यदि प्रक्रिया उष्मा छेपी हो तो याद रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ने पर अगर प्रक्रिया उष्मा छेपी हो, उष्मा छेपी का मतलब हीट निकले मतलब गर्मी निकले, टेम्परेचर बाहर निकले। तो जब प्रक्रिया एक्सोथर्मिक हो तो टेम्परेचर बढ़ाने पर याद रखिएगा जो सॉल्युबिलिटी होगी, सॉल्युबिलिटी किसकी सॉल्युबिलिटी? इस ठोस के द्रव में सॉल्युबिलिटी घटेगी। क्या होगी? घटेगी। यदि उष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटेगी। यदि प्रक्रिया उष्मा शोषी हो, मतलब हीट अंदर आए, बाहर नहीं जाए, जब हीट बाहर जाए तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटेगी। लेकिन जब उष्मा अंदर आए, हीट अंदर आए, सॉल्यूशन में आए, तो वहाँ पे आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो सॉल्युबिलिटी जाहिर सी बात है कि क्या होगी? बढ़ेगी। किसकी सॉल्युबिलिटी? ठोस के द्रव में। ठीक है, तो ये आप दोनों केस याद रखिएगा। उष्माक्षेपी में टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटती है और उष्मा शोषी में टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। और तीसरा इसमें केसेस है बाबू दाब। दाब मतलब प्रेशर। क्या प्रेशर को बढ़ाने या घटाने से, प्रेशर बढ़ाने या घटाने से ठोस के द्रव में विलयता पर कोई प्रभाव पड़ता है? क्या ठोस में द्रव की सॉल्युबिलिटी पर, द्रव में ठोस की सॉल्युबिलिटी पर कोई इफेक्ट पड़ता है? तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, कि ठोस द्रव में घुलाइए और उस पर प्रेशर लगाइए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि ठोस को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है सॉल्वेंट में, मतलब लिक्विड में। इसीलिए प्रेशर बढ़ाने या घटाने पर सॉल्युबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये पहले तरह का सॉल्युबिलिटी था और इसमें हम 3 कारक पढ़े। पहला नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के प्रकृति पर, दूसरा टेम्परेचर पर और तीसरा प्रेशर पर। इसे नोट कर ले अपने भाषा में आप। हम चलते हैं दूसरे टाइप पर। दूसरा टाइप, द्रव में गैस की विलयता। ठीक है, ये बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, जितना आप समझेंगे उतना अच्छा होगा। और कॉपी पेन लेकर बैठिए बाबू, क्योंकि उतारने में दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे सेकेंड नंबर जो सॉल्युबिलिटी होगा वो होगा द्रव में गैस की सॉल्युबिलिटी, गैस की सॉल्युबिलिटी। ठीक है, द्रव में क्या बोलेंगे? गैस की सॉल्युबिलिटी। इसे कहा जाता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड मतलब लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी। और यहाँ पे लिक्विड जो होगा सॉल्वेंट होगा और गैस सॉल्यूट होगा। ये होगा सॉल्वेंट और ये होगा सॉल्यूट, याद रखना है। ठीक है, देखिए
तो इसका परिभाषा कैसे बोलेंगे, किसी लिक्विड सॉल्वेंट में गैस के घुले हुए अधिकतम क्वांटिटी को या अधिकतम मात्रा को हम द्रव में गैस की सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, ये भी 3 बातों पर निर्भर करता है। अगर इसकी हम फैक्टर इफेक्टिंग पढ़ें, प्रभावित करने वाला कारक पूछे, करने वाला कारक मतलब फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पूछे, तो ये 3 बातें पर निर्भर करता है। फिर से नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, पहला सॉल्यूट और सॉल्वेंट के प्रकृति पे और दूसरा टेम्परेचर पर। ठीक है, पहले 2 ही पढ़ लेते हैं, ताप इसको बोलते हैं। देखिए, जैसे हम द्रव में ठोस की सॉल्युबिलिटी पढ़े थे, उसमें पोलर ठोस पोलर लिक्विड में घुलता था, यानी पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में घुलता था। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी होगा। पोलर गैस जो होगा, पोलर गैस मतलब NH3 हो गया, HCl हो गया, ये सब पोलर गैस है। तो पोलर गैस पोलर लिक्विड में ही घुलेगा, पोलर लिक्विड जैसे H2, तो पोलर गैस पोलर लिक्विड में घुलेगा। और नॉन पोलर जो गैसेज है जैसे H2, O2, N2, ये सब नॉन पोलर गैसेज है, ये नॉन पोलर लिक्विड में घुलेगा। और नॉन पोलर लिक्विड में बेंजीन हो सकता है, CCl4 हो सकता है। तो पोलर गैस पोलर लिक्विड में घुलेगा और नॉन पोलर गैस नॉन पोलर लिक्विड में घुलेगा। वहाँ पे था कि पोलर सॉलिड पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा और नॉन पोलर सॉलिड नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा, यानी लिक्विड में घुलेगा। याद रखना है। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ था कि पिछले वाले कॉन्सेप्ट में हम एक चीज़ बताना भूल गए, नोट में याद रखिएगा कि कुछ ऐसे भी सॉल्यूट होते हैं सॉलिड में जो नॉन पोलर होते हैं, लेकिन वो पोलर सॉल्वेंट में घुल जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर में। लेकिन शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, ये कुछ ऐसे नॉन पोलर सॉल्यूट है, नॉन पोलर सॉलिड है जो पोलर लिक्विड जो सॉल्वेंट है जैसे H2O में घुल जाते हैं। आप तो घुलाए होंगे, शुगर पानी में घुल जाता है। ये क्या कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये इसलिए घुलता है क्योंकि ये H बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ H बॉन्डिंग के कारण पोलर लिक्विड में नॉन पोलर सॉलिड घुल जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। ये तो हो गया। कुछ ऐसे भी गैसेस होते हैं जो लिक्विड के साथ डायरेक्ट रिएक्शन कर जाते हैं। याद रखिएगा, जैसे कुछ एक्सेप्शन ये नोट में लिख लीजिएगा। कुछ ऐसे भी गैसेस जैसे CO2 हो गया, ठीक है, NH3 हो गया, ठीक है, SO2 हो गया, ये कुछ ऐसे गैसेस हैं जो डायरेक्ट लिक्विड के साथ रिएक्शन कर जाते हैं, घुलते नहीं हैं। पोलर में घुलता है, नॉन पोलर में, लेकिन ये कुछ ऐसे गैसेस हैं जो डायरेक्ट जाकर लिक्विड में रिएक्शन कर जाता है, घुलता नहीं, रिएक्शन कर जाता है। तो याद रखिएगा, जो गैस केवल जाके लिक्विड में घुलते हैं उनसे ज़्यादा जो गैस सॉल्वेंट में या लिक्विड में जाकर रिएक्शन कर जाते हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। मतलब घुलने वाले गैस की सॉल्युबिलिटी से ज़्यादा होता है रिएक्शन करने वाले गैस की सॉल्युबिलिटी। ये बात आपको याद रखना है। जो गैस जाकर सॉल्वेंट में केवल घुल रहे हैं उनकी सॉल्युबिलिटी से ज़्यादा होता है जो गैस जाकर सॉल्वेंट में रिएक्शन कर जाते हैं। ठीक है, और ये कौन कौन से गैस हैं? CO2, NH3, SO2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम CO2 की सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये ज़्यादा होगा NH3, ज़्यादा होगा SO2 और ज़्यादा होगा जो घुलने वाले गैस है जैसे H2, जैसे O2, जैसे N2, जैसे HCl। इन सब से क्या होगा? इसका ज़्यादा होगा। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, कर लिए होंगे। सेकेंड फैक्टर है
सेकेंड फैक्टर है बाबू टेम्परेचर। टेम्परेचर सेकेंड क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब ताप। याद रखिएगा, ताप बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी है, लिक्विड में सॉल्युबिलिटी है वो याद रखिएगा घटता है। ताप बढ़ाने पर गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी घटती है, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है भैया, ये एक्सोथर्मिक होता है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में ताप बढ़ाने पर, एक्सोथर्मिक मतलब ऊष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में ताप बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी, चाहे किसी की भी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो घटती है। ठीक है, यहाँ पे एक्सोथर्मिक का मतलब ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा बाहर निकलना। ठीक है, याद रहेगा। कैसे, इसका मतलब कैसे हुआ? अच्छा, नॉर्मल सी बात है कि मान लो कि ये लिक्विड हो गया और लिक्विड में गैस के बुलबुले हैं, घुले हुए हैं, सॉल्युबल हैं इसमें। अगर आप नीचे से टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो लिक्विड गर्म होगा, और लिक्विड गर्म होगा तो उसमें उपस्थित गैस गर्म होंगे, और गैस गर्म होंगे तो वो इवेपोरेट होना चाहेंगे, वो ऊपर निकलना चाहेंगे, ये उड़ते जाएंगे। तो गैस गर्म होने के बाद उड़ता है, इसीलिए गैस ऊपर जाएगा ना कि पानी में घुलेगा, इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी गैस की घट जाती है। ठीक है, और तीसरा फैक्टर है दाब को बोलते हैं प्रेशर। याद रखिएगा, प्रेशर इंक्रीज करने पर जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है लिक्विड में वो भी इंक्रीज करती है, क्योंकि गैस को लिक्विड में कंप्रेस किया जा सकता है, मतलब दबाया जा सकता है। तो जैसे जैसे आप दाब बढ़ाएंगे वैसे वैसे गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। दाब बढ़ाने पर ये बढ़ेगी या दाब घटाने पर ये घटेगी। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर थे, आप समझ चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसे नोट कर ले, अपने शब्दों में नोट कर लिए हैं, कर ही लिए होंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हुआ होगा, जैसे बता दे रहे हैं। एक मान लीजिए ये सॉल्वेंट है, वाटर है, इसमें वाटर है, ठीक है, और गैस के कण यहाँ पे पड़े हुए हैं, ऐसे गैस के कण पड़े हुए हैं। जब आप इन गैस पर प्रेशर लगाइएगा तो ये गैस नीचे ही आएंगे, और नीचे आएंगे तो इस पानी में घुलेंगे ही, घुलने का मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। और प्रेशर जैसे हटा दीजिएगा तो गैस उड़ना चाहेगा, ये गैस बाहर जाना चाहेगा, जिससे पानी में गैस की सॉल्युबिलिटी घटेगी। ठीक है, तो ये छोटा सा कंसेप्ट है, अपना दिमाग लगाकर आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बाय।